लोकसभा चुनाव 2024 का प्रचार अपने चरम पर पहुंच चुका है और इस वक्त हम हरियाणा में हैं। हरियाणा मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हैं और मेरे साथ हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जिनके कांधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है पार्टी को एक बार फिर से जिताने की। 2019 की जो परफॉर्मेंस थी, जो क्लीन स्वीप किया था, एक बार फिर से बीजेपी का और मुख्यमंत्री का भी ये दावा है कि 10 की 10 सीटें जीतेंगे। लेकिन इस बार 10 नहीं बल्कि 11 सीटें हैं। 11वीं सीट है हरियाणा विधानसभा की एक सीट जो करनाल की है, उसके उपचुनाव की, बाई इलेक्शन के, और वहां से खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनसे इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी, टाइम्स नाउ पर आपका स्वागत है। पहला सवाल तो चुनाव को से जुड़ा हुआ है। आप न सिर्फ हरियाणा में प्रचार कर रहे हैं, राजस्थान भी गए, उत्तर प्रदेश भी गए, माहौल क्या लग रहा है? देखिए, माहौल नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में आज पूरे देश में खड़ा है। नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं और उस काम का परिणाम है जब देश के अंदर 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधान सेवक के रूप में देश के लोगों ने बैठाए। उस समय, उससे पहले 2014 से पहले देश के अंदर बड़े बड़े घोटाले, भ्रष्टाचार, लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे और उस स्थिति के अंदर नरेंद्र मोदी जी को देश के लोगों ने 282 सीटें दी। 5 साल के बाद जब 2019 का चुनाव आया तो लोगों ने बड़ा विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर किया और 303 सीटें दी। और अब 10 साल का ये कार्यकाल हुआ। 10 साल के कार्यकाल के अंदर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर देश और बड़ा विश्वास कर रहा है, क्योंकि आज जितने काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, चाहे गरीब हित में किए हैं, चाहे महिलाओं के लिए किए हैं, किसान के लिए किए हैं, युवाओं के लिए किए हैं, हर वर्ग के लिए जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, आज गरीब व्यक्ति तक भी डायरेक्ट योजना बना करके एक योजनाबद्ध तरीके से उन तक लाभ पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और उसका परिणाम है कि आज देश के लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि जब 2024 का ये चुनाव ये आ रहा है और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो ये 400 पार सीटें ये देश नरेंद्र मोदी जी को देकर के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने वाला है। आपने तमाम उपलब्धियां सर गिनवाई और कामकाज गिनवाया। कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे कि ये पहली बार है कि जब प्रधानमंत्री अपनी उपलब्धियों पर नहीं बल्कि विपक्ष में दोष निकालकर वोट मांग रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई काम नहीं हुआ? नहीं, देखिए, क्योंकि विषय दोष का या उपलब्धियों का नहीं है। जो काम किए हैं उसके बारे में बताना पड़ेगा, जो कांग्रेस ने काम किए हैं उसके बारे में भी बताना पड़ेगा। अगर वो अपने घोटालों को दोष मानते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो फिर वो बताने तो पड़ेंगे। अगर उन्होंने कोई अच्छे काम किए हैं तो अच्छे भी बताएंगे। ऐसा नहीं है उनकी तरह की नरेंद्र मोदी जी ने जितनी योजनाएं बनाई, एक भी योजना का कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया। अरे 5 लाख रुपए का अधिकार गरीब व्यक्ति को पहली बार मिला है और ये उसका मजाक उड़ाते हैं। और हर घर के अंदर शौचालय दिया है। 11 साढ़े 11 करोड़ बहनों को इज्जत घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कांग्रेस के लोग मजाक उड़ाते हैं। जनधन खाते खुले हैं, 50 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खुले हैं। कांग्रेस मजाक करती है, उपहास उड़ाती है। अरे आपके समय के अंदर गरीब व्यक्ति गरीब होता चला गया, गरीब के लिए कोई योजना नहीं बन पाई, गरीब का जो हक का पैसा था वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। और फिर आप बोलते हैं कि वो कुछ कहे ना, वो दोष निकालते हैं। अरे जो दोष के आपने काम किए हैं, देश के लोग, गरीब व्यक्ति देश का, आप लोगों से वो गरीब होता चला गया, योजना नहीं बन पाई। नरेंद्र मोदी जी ने मेरे ख्याल से 20 ऐसी योजनाएं बना करके गरीब व्यक्ति को मजबूत करने का काम किया है और उसका परिणाम है कि आज देश का गरीब भी श्रद्धापूर्वक नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहा है और नरेंद्र मोदी जी से प्यार करता है। उनको मालूम है कि यही वो व्यक्ति है जो गरीब को भी मजबूत करता है, जो देश को भी मजबूत करता है, जो आम वर्ग की चिंता, आम लोगों की चिंता करते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम करता है। 2 चरण का चुनाव सर हो चुका है, मतदान हो चुका है। कांग्रेस और तमाम जो विपक्षी दल में कह रहे हैं कि 2 चरणों का जो मतदान हुआ है उससे साफ हो गया है कि बीजेपी की परफॉर्मेंस उतनी नहीं रही जो एक्सपेक्टेड थी और इसीलिए अब दूसरे मुद्दे चुनाव में आ रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री का जिक्र उन्होंने किया कि उनको कांग्रेस प्रॉपर्टी देना चाहती है जिनके ज्यादा बच्चे हैं, या विरासत टैक्स की बात है। इन मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, कांग्रेस के लोग श्वेत पत्र जारी करके देश को बताएं। हम भी 10 वर्षों का नरेंद्र मोदी जी के जो काम किए हैं उसके बारे में हम बताएंगे और वो भी बताएं कितना काम उन्होंने किया है। अरे 55 साल 60 साल तक देश को प्रशासन, हमने ये नहीं कहा कि काम नहीं किया, काम किया है। 55 सालों के अंदर एक एम्स बनाया, काम हुआ है ना।
परंतु एक एम्स बना है। अटल जी आए, अटल जी ने उसकी संख्या 4 की, नरेंद्र मोदी जी ने आकर के उसकी संख्या 24 की। ये अंतर नजर आता है कि ये जो सर विरासत टैक्स वाला मुद्दा है, क्या लगता है आपको इसका असर है और लोग इसको लेकर चिंतित हैं? नहीं, देखिए, कांग्रेस की जो सोच रही है, कांग्रेस की सोच देश के लोगों को कमजोर करना, उनको डरा करके वोट बटोरना, ये इनकी जो मेंटलिटी है, इनके एनडीए के अंदर है। ये लोगों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं, गरीब व्यक्ति को गरीब करते हैं, लोगों को लाइन में खड़ा करते हैं, उनको सुविधाओं से वंचित रखते हैं। ये कांग्रेस के एनडीए के अंदर है और उसको ही आधार मान करके काम करते हैं। और आप देख लें, इतने लंबे समय से देश की जो समस्याएं थी और अब विरासत टैक्स की जो बात कर रहे हैं, इससे आम व्यक्ति को भी इतना बड़ा नुकसान होने वाला है कि ये जो विरासत टैक्स की है, तो अमेरिका की बातें कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर जो है कि वहाँ पर जब प्रॉपर्टी, भाइयों की भी, बाप की प्रॉपर्टी विरासत में नीचे बेटे के पास जाती है तो सरकार उसका टैक्स लेती है और फिर उसका ये कह रहे हैं कि उसका हम सारा खंगालेंगे, कितना सामान है। इसमें विचार होना चाहिए। फिर इनकी जो सोच है, इनकी सोच है, क्योंकि इनकी सोच देश को भी मालूम है। ये लोग बोलते हैं कि सबसे पहला अधिकार इस देश के संसाधनों के ऊपर अल्पसंख्यक का है। ये कांग्रेस के लोग लगातार, इनका प्रधानमंत्री भी और ये स्वयं भी इस बात को बोलते रहे हैं। और अब भी वो मनसा, इनके जो इन्होंने घोषणा पत्र, क्योंकि घोषणा करते हैं, इनका जो घोषणा पत्र आया है, न्याय पत्र नाम दिया है इन्होंने। 5 अधिकारों की बात उन्होंने की है अलग अलग वर्गों के लिए, और कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी नहीं, इस बार तो अधिकार, न्याय अधिकार चलेगा। देखिए, जो न्याय की ये बात कर रहे हैं, ये पहले अपने पूर्वजों के कार्यों के बारे में देख लें। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने, जो इनकी दादी है, उन्होंने ये कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे, परंतु आज से गरीबी नहीं हटी। गरीबी के प्रति अगर मजबूत लड़ाई किसी ने लड़ी है इन 10 वर्षों के अंदर, नरेंद्र मोदी जी ने लड़ी है। आज 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को आवास बना करके दिए हैं। आज 50 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले हैं। जो कांग्रेस के समय के अंदर गरीब व्यक्ति बैंक में नहीं जा सकता था, बैंक में जाने का अधिकार नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और एक सवाल ये था, आप पे आरोप है कांग्रेस का कि ये तो संविधान को बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। हाइपोथेटिकल मुद्दों पे ये चुनाव हो रहा है। देखिए, कांग्रेस अपने गिरेबान में जाके 10 सालों के अंदर ना संविधान बदला गया है, ना संविधान के साथ छेड़छाड़ हुई है। आज संविधान के अनुरूप देश चल रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये पवित्र संविधान दिया, उस संविधान का भी सम्मान किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी नरेंद्र मोदी जी ने इन पिछले 10 वर्षों के अंदर उसको भी सम्मान दिया है। उसके जो पंच तीर्थ थे, उसको पंच तीर्थ के रूप में विकसित करके डॉक्टर साहब को सम्मान देने का काम वो नरेंद्र मोदी ने किया है। परंतु इन्होंने तो ना तो संविधान का सम्मान किया है, ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान किया है। आप लोगों के सामने है, ये लोकतंत्र संसद के अंदर बैठते हैं, राहुल गांधी अपने प्रधानमंत्री का, अपने कैबिनेट का जो फैसला होता है उसको फाड़ करके उसको ऊपर फेंक देते हैं। वो लोकतंत्र का अपमान करते हैं। ये कोर्ट को नहीं मानते कि मैं कोर्ट के अंदर नहीं जाता, ये कोर्ट का भी अपमान करते हैं, ये संविधान का भी अपमान करते हैं, ये जो हमारी संवैधानिक पीठ उसका अपमान करते हैं। पिछले दिनों इन्होंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय का अपमान करने का कार्य किया, ये उसको नहीं बख्शते हैं। ये प्रधानमंत्री को नहीं बख्शते, जो देश के 140 करोड़ लोगों का प्रतिबिंब है, उसका अपमान करने के अंदर लगे हुए हैं। ये स्वयं इनकी सोच है कि ये संविधान से जो छेड़छाड़ यही लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी संविधान के अनुरूप काम कर रहे हैं। संविधान, जिन्होंने संविधान बनाया है उसको भी सम्मान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल पंजाब से लेकर था। अमृतपाल जो कि खालिस्तान समर्थक है, वो चुनाव लड़ने की उसने घोषणा की है और आपके सहयोगी रहे हैं अकाली दल, वो उनके साथ मेल मिलाप कर रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं। देखिए, क्योंकि ये उनका विषय है, क्योंकि जिस प्रकार की कोई अगर किसी गलत गतिविधि के अंदर शामिल है और इस प्रकार से आकर के वो किसी दल से समर्थन मांगता है, तो वो देश हित के अंदर भी ठीक नहीं है, स्टेट हित के अंदर भी ठीक नहीं है।
और विचार करना चाहिए, ये उनका विषय है, उसके ऊपर मैं कोई ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देता। अब हरियाणा पे आते हैं सर। हरियाणा में आप न सिर्फ मुख्यमंत्री हैं, अध्यक्ष भी हैं आज की तारीख में बीजेपी के, और सांसद भी कुरुक्षेत्र से। पहला सवाल कुरुक्षेत्र से ही है। नवीन जिंदल को टिकट दी, जिसका विरोध आप पिछले दिनों करते रहे, पिछले चुनाव में उनको आप यहाँ पर लेके आए। हिसार की बात करें तो वहां भी बाहर से आए कैंडिडेट को टिकट दी गई, सिरसा में भी दी गई। इससे नाराजगी नहीं सरकार करता हूँ कि आपको लगता अनदेखी हुई? नहीं, देखिए, अनदेखी नहीं है, पार्टी का निर्णय है। और ऐसा नहीं है नवीन जिंदल, क्योंकि जब हमारा हरियाणा विकास पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था, उस समय के अंदर इनके पिताजी भी वो हरियाणा विकास पार्टी और गठबंधन से वो सांसद रहे हैं और काफ़ी लंबे समय तक इकट्ठे भी काम किया है, ऐसा नहीं है। परंतु कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार का वहाँ का वातावरण है, जिस प्रकार वहाँ एक घुटन महसूस कर रहे थे, जिस प्रकार की वहाँ पर गुटबाजी है, उससे बाहर निकल करके इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्तित्व को जो मजबूत है, जो लंबे समय तक जिन्होंने यहाँ काम भी किया है इस क्षेत्र के अंदर, उनको मैदान के अंदर उतारा है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जो हमारा पन्ना प्रमुख का भी कार्यकर्ता है, जो बड़ा कार्यकर्ता भी है, सब मजबूती से लगे हुए हैं। और नवीन जिंदल जी बहुत बड़े वोटों से जीत करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं। सर, जननायक जनता पार्टी के साथ 4.5 सरकार चली, अब रिश्ते बड़े तल्ख होते जा रहे हैं, बड़ी तल्ख बयानबाजी उधर से भी हो रही है। आपने भी कहा कि कोई एप्लीकेशन आएगी तो मैं जांच करा दूंगा। क्या इस दिशा में बढ़े आगे, और इसका क्या कारण है? नहीं, देखिए, हमने ना कोई तल्ख बात की है। तल्ख बातें उनकी तरफ से हो रही हैं, क्योंकि वो जन का विश्वास खो चुके हैं, उनके पास जन नहीं रहा। और जब जन का विश्वास खो देता है व्यक्ति, तो बौखला जाता है। तो मेरे ख्याल से वो बौखलाए हुए हैं, हमारी तरफ से कुछ नहीं है। वो तो अपने आप बोलते हैं। मैंने तो इतना कहा, जब उनकी तरफ से कोई विषय आया था, उन्होंने इस प्रकार का गंभीर आरोप लगाने का काम किया था, परंतु हमने कहा था कि हमने आरोप नहीं लगा रहे, आरोप तो आपके विधायक लगा रहे हैं, आपके विधायकों ने आपके ऊपर उंगली उठाई है, हमने कोई उंगली नहीं उठाई। हमने तो पत्रकारों ने पूछा कि अगर आपके पास कोई आएगा तो फिर किसी को हम मना थोड़ी करेंगे। आया है सर? अभी तक अभी कोई नहीं आया। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल ये था कि कांग्रेस में जो हम देख रहे हैं, एसआर के गुट बना हुआ है, और जिस तरीके से टिकट वितरण हुआ, हिसार में नाराज हो गए चौधरी वीरेंद्र सिंह, और भिवानी में किरण चौधरी, फरीदाबाद में करण दलाल, इसका फायदा बीजेपी को मिला? देखिए, क्योंकि कांग्रेस के अंदर एक परिवार की चल रही है, क्योंकि कांग्रेस परिवारवाद से ग्रसित पार्टी है। दिल्ली के अंदर भी परिवार से बाहर नहीं निकल रहे, हरियाणा प्रदेश के अंदर भी परिवार से बाहर नहीं निकल रहे। उसका खामियाजा बड़े लोगों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि कहीं न कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी उसका शिकार हुए हैं, किरण चौधरी भी उसका शिकार हुई है। ये बड़े नेता हैं जो उसका शिकार हो गए हैं, और उनका अपना इंटरनल मामला है, किसको टिकट देना, किसको नहीं देना। परंतु अधिकार तो किरण चौधरी का बनता था, और अधिकार चौधरी वीरेंद्र सिंह का बनता था। कहीं न कहीं उनका आपस का मामला है, जिसको टिकट देनी है दी है। किसान बड़ा विरोध कर रहे हैं सर, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, कई जिलों में। इस विरोध को आप कैसे देखते हैं? कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं? किसान ही है? आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, जितने काम नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में किए हैं, मेरा एक आग्रह है सभी किसान से, किसान उसके अंदर समझ भी रहा है, किसान हमारे भाई हैं। मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं भी एक छोटा किसान का बेटा हूं, और मुझे भी मालूम है क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या दिखते हैं, उसको मैं बहुत नज़दीक से जानता हूं। मैंने तो अपने हाथ से काम किया है, मुझे सारी उस विषय के बारे में पता है। परंतु मैं ये मानता हूं, मैं इस दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके मानता हूं। मैं आज एक पद के ऊपर हूं, संवैधानिक पद है उसके ऊपर हूं, परंतु इससे भी हट करके मैं आज एक बात कहना चाहता हूं पूरे किसान भाइयों को कि हमें आंकलन करना चाहिए। 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या काम किया है। मैं इस दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके कह रहा हूँ, मैं किसी दल का नहीं उसके अंदर बात कर रहा हूँ, एक किसान का बेटा होने के नाते मैं बात कर रहा हूँ कि हमने किसानों ने बैठ करके जरूर मंथन इस बात का करना चाहिए कि 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने किसान हित के अंदर कौन से कदम उठाए हैं। 55 साल 60 साल कांग्रेस रही है, उसने कौन से कदम उठाए हैं, और उसके बावजूद चाहे पड़ोस में पंजाब में आम आदमी की सरकार रही है,
उसने कौन से कदम किसानों के हित के अंदर इन 2.5-3 वर्ष का जो भी उनको कार्यकाल मिला है, उस कार्यकाल में कौन कौन से कदम उन्होंने किसान हित के अंदर उठाए हैं जिससे कि किसान की मजबूती हो। हमारे यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने तो किसान हित में कदम उठाए हैं, परंतु हमारी हरियाणा सरकार ने भी किसानों की मजबूती के लिए कड़े कदम लिए हैं। चाहे उनकी 14 अन्य फसलें एमएसपी पर खरीदने की बात है, चाहे सब्जी के किसान को भावांतर भरपाई देने की बात है, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से उनको सुरक्षित करने की बात है। अगर हम देखें कि जितना पैसा अगर किसान की फसल का खराबा हुआ है, उससे लगभग पिछली सरकार का, कांग्रेस की सरकार का 1100 करोड़ 10 वर्ष का था, और हमारी सरकार का 9.5 वर्षों का 12,500 करोड़ रुपए। अरे जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान, इतना बड़ा अंतर किसान हित के अंदर मजबूती से। और उससे अलग भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाते हैं, न किसानों को 70 से लेकर के 90% तक सब्सिडी दे करके उसके खेत के अंदर सीधा सीधा स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से पानी पहुंचाने की व्यवस्था भी इस दौरान के अंदर काफी संख्या के अंदर हुई है, जिससे उसकी पैदावार भी बढ़ी है और उसको एमएसपी भी लगातार बढ़ा करके देने का काम इन 10 वर्षों के अंदर हुआ है। जिस प्रकार का दुष्प्रचार कांग्रेस ने मैंने कहा है कि उसका विरोध किया है, एमएसपी का ये विरोध करते हैं और ये भी 10 वर्षों का एमएसपी बताएं। ये तो कह रहे हैं हम आएंगे तो किसान जो मांग रहे गारंटी दे देंगे। ये गारंटी, इनकी गारंटी के ऊपर विश्वास नहीं रहा और गारंटी, एक ही गारंटी के ऊपर आज देश को विश्वास है, वो नरेंद्र मोदी की गारंटी है। इनकी गारंटी तो ये है 2 रुपए का चेक दे देना, 5 रुपए का चेक दे देना, ये गारंटी तो है। किसान का मजाक उड़ाना, किसान का उपहास उड़ाना, ये गारंटी कांग्रेस की है कि 2004 के अंदर जब ये आते हैं, जब किसान को 267 रुपए का डीएपी खाद का थैला मिलता था और 11-12 के अंदर यही कांग्रेस की सरकार हरियाणा के अंदर भी थी, यही कांग्रेस की सरकार दिल्ली के अंदर भी थी। किसान को डीएपी खाद का कट्टा और यूरिया का कट्टा, वो उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर रेट बढ़े, वो 1200 रुपए का मिलना शुरू हो गया। अगर ये किसान हितैषी होते तो वो 400-450 का ही मिलता। आज भी किसान को वो डीएपी खाद का कट्टा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर 24 रुपए का मिलना शुरू हो गया। परंतु आज दिल्ली के अंदर किसान हितैषी व्यक्ति बैठा है, वो किसान की पीड़ा समझने वाला व्यक्ति बैठा है और उसने तुरंत कैबिनेट की बैठक बुलाई और बैठक बुला करके कहा कि इसका सारा का सारा पैसा वो हमारी सरकार देगी, किसान के ऊपर कोई वजन नहीं पड़ेगा, उसको वो 1200 रुपए में उपलब्ध हो रहा है। ये किसान हितैषी है या गारंटी ये दे रहे हैं कांग्रेस के लोग? कांग्रेस के लोग तो उनके हालात के ऊपर छोड़ देते हैं और यही कारण है कि जब आज नरेंद्र मोदी जी हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं तो आज लोगों में ये श्रद्धा का भाव है कि यही वो व्यक्ति है जिसके नेतृत्व के अंदर गरीब भी खुशहाल हो सकता है, देश भी विकास की नए आयामों को छू रहा है। और नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनेगा, उसको लेकर के आज देश के लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। और जो मैंने आपको कहा कि 2014 282 सीटें, 2019 303 सीटें और 2024 4 जून 400 पार सीटें। मैं यही पूछने वाला था, आज भी 400 पर कायम है आप? ये देश देने वाला है, देश बोल रहा है। और हरियाणा के लोग, हरियाणा 10 की 10 बोल रहा है। 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके हरियाणा के लोग विकसित भारत के अंदर अपनी मजबूत हाजिरी लगाने का काम करेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का। 10+1 एक आपकी भी है, एक करनाल की भी आएगी बड़े मैंडेट के साथ। धन्यवाद सर। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी वो कह रहे हैं कि 2 चरण का मतदान हो चुका है, लेकिन अभी भी एनडीए का जो सीटों का आंकड़ा है वो 400 पार का है और हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें और विधानसभा की एक सीट जिस पर उपचुनाव हो रहा है वो भी बीजेपी जीतेगी और वहां से खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी ही उम्मीदवार हैं। चंडीगढ़ से जर्नलिस्ट नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ, नवभारत।